टुडे वी डिस्कस ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। आज हम लोग ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है? व्हेन वी डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम, then equilibrium shift in that direction where disturbance can be neutralized। जब हम किसी भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिधर डिस्टरबेंस न्यूट्रलाइज हो जाए। ये बात हमारे स्टेबल इक्विलिब्रियम की बेसिक प्रॉपर्टी थी और हमें पता है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसलिए डिस्टरबेंस का अपोज करेगा। जब हम डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिधर डिस्टरबेंस मिनिमाइज हो जाएगा। According to this law, if we disturb equilibrium, then equilibrium will be shift in that direction shift in that direction where disturbance can be minimized। ये हमारी स्टेबल इक्विलिब्रियम की बेसिक प्रॉपर्टी थी। जब हम किसी भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे, किसी स्टेबल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे तो हमेशा इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में, सिस्टम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिधर डिस्टरबेंस मिनिमाइज हो सके। यहां पर देखिए, डिस्टरबेंस करने का तरीका है किसी रिएक्टेंट का हम कंसंट्रेशन चेंज कर दें, किसी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज कर दें, गैसियस इक्विलिब्रियम में हम टोटल प्रेशर चेंज कर दें, या फिर गैसियस इक्विलिब्रियम में हम वॉल्यूम चेंज कर दें। वन बाय वन सारे चेंजेस का इफेक्ट हम लोग देखेंगे। फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं चेंज इन कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में इक्विलिब्रियम है। अभी हमें ये पता है इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों के अमाउंट कांस्टेंट हो जाएंगे। एट इक्विलिब्रियम अगर इक्विलिब्रियम पर हम रिएक्टेंट के मोलरिटी को इंक्रीज करें, अगर हम रिएक्टेंट की मोलरिटी को इंक्रीज करते हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम इसकी मोलरिटी को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टरबेंस का अपोज करता है। इसकी मोलरिटी को डिक्रीज करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। Reaction goes to forward direction। अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, प्रोडक्ट की मोलरिटी को इंक्रीज करेंगे,
प्रोडक्ट की मोलरिटी को इंक्रीज करने पर रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी? प्रोडक्ट की मोलरिटी को इंक्रीज करेंगे तो प्रोडक्ट की मोलरिटी कम करने की कोशिश करेगी, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी, रिएक्शन गोज टू बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन गोज टू बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, इससे बन रहा है अमोनिया, ट्वाइस NH3 गैस। अगर इसमें हम नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, देन रिएक्शन किधर जाएगी? रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड, क्योंकि नाइट्रोजन रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर हम हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, then reaction goes to as usual forward direction। अगर हम अमोनिया के कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे, देखिए अमोनिया के कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे, अमोनिया का कंसंट्रेशन कम करेंगे, तो अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ने की कोशिश करेगा, और बढ़ कैसे सकता है? जब रिएक्शन फॉरवर्ड हो। यहां पर अगर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को कम करने के लिए, और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगी, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए। यहां हमने अमोनिया का कंसंट्रेशन डिक्रीज किया है, इसका मतलब अमोनिया के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, इट इज आल्सो गोज टू फॉरवर्ड। फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। क्यों फॉरवर्ड जाएगी? क्योंकि अमोनिया के कंसंट्रेशन को कम किया है, उसे इंक्रीज करने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट होना होगा। जब फॉरवर्ड रिएक्शन होगी तो अमोनिया का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। जो हम करते हैं उसका अपोज होता है, कंसंट्रेशन अमोनिया का कम किया है तो बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड जाएगी, अगर हम कंसंट्रेशन अमोनिया का इंक्रीज करते, बढ़ा देते, तो कम करने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल PCl5 गैस, PCl5 गैस से फॉर्म हो रहा है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। इसमें जब हम PCl5 के कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे, तो डिक्रीज करने के लिए क्या होगा? डिक्रीज करने पर PCl5 का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। जो हम डिस्टरबेंस करते हैं, ये हम कब कर रहे हैं? एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर हम PCl5 के कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं, तो PCl5 के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड। अगर हम लोग PCl3 के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, PCl3 के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, PCl3 के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने पर PCl3 का कंसंट्रेशन कम होगा। कम कैसे हो सकता है? जब PCl3 Cl2 के साथ में रिएक्ट करके PCl5 बना दे, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, बैकवर्ड, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी।
लेकिन ध्यान रहे, अगर कोई सॉलिड रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है, सॉलिड के कंसंट्रेशन को कम ज्यादा करने से रिएक्शन की शिफ्टिंग नहीं होती है। अमाउंट ऑफ सॉलिड कैन नॉट चेंज इक्विलिब्रियम। अगर हम इक्विलिब्रियम पर किसी के सॉलिड के अमाउंट को चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगा। नोट, if we change amount of solid, change amount of solid reactant or product at equilibrium, then equilibrium does not shift. Then equilibrium does not shift. Does not shift. इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है सॉलिड के मोलरिटी कांस्टेंट होती है ड्यूरिंग रिएक्शन, और वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कंसीडर नहीं की जाती है, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग भी नहीं होगी। एक्चुअल में ये शिफ्टिंग क्यों होती है? हमें पता है कि जब हम चेंजेस करते हैं इक्विलिब्रियम पर तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, केवल और केवल क्या चेंज होता है? अमाउंट चेंज होता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फिर से उसी वैल्यू पर पहुंचाने के लिए, या ये हम कहें रिएक्शन कोएफिशिएंट को फिर से उसी वैल्यू पर पहुंचाने के लिए इक्विलिब्रियम अपने को शिफ्ट करता है। देखिए कैसे, जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, यहां पर एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? Kc इज इक्वल टू मोलरिटी ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम अपॉन मोलरिटी ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। जब हम इक्विलिब्रियम पर इनके अमाउंट डिस्टर्ब करेंगे, सपोज हमने रिएक्टेंट को बढ़ा दिया, तो जब हम रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे तो ये जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू Kc से चेंज हो जाएगी। जब हम ऐड करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, तो क्या होगा? अगर हमने रिएक्टेंट को इंक्रीज कर दिया, रिएक्टेंट के अमाउंट को इंक्रीज कर दिया, तो जब हम रिएक्टेंट के अमाउंट को इंक्रीज करेंगे तो ये जो रेशियो है, इस रेशियो की वैल्यू Kc से ज्यादा, उस समय क्या होगा? उस समय T इज इक्वल टू T टाइम पर क्या होगा? Q इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम था उस पर, और ये जो रिएक्टेंट है ये क्या हो जाएगा? कुछ बढ़ जाएगा। रिएक्टेंट ये कुछ जो है कुछ बढ़ जाएगा, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट था उससे कुछ ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमने रिएक्टेंट इंक्रीज किया। अभी रिएक्टेंट अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? Kc से कम हो जाएगी, क्योंकि ये इंक्रीज हमने किया है, तो Q क्या हो जाएगा? डिक्रीज। Q इज लेस देन Kc हो जाएगा। और हमें पता है कि कंसंट्रेशन चेंज करने से Kc की वैल्यू चेंज नहीं होती, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता। जब कंसंट्रेशन चेंज करने से Kc की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी? फिर से एट न्यू इक्विलिब्रियम पर Q बिकम्स Kc
at new equilibrium, at new equilibrium, new equilibrium, न्यू इक्विलिब्रियम पर Q इक्वल टू Kc होगा। अभी Q Kc होगा, इसकी वैल्यू Kc के बराबर होनी है, ये बढ़ गया है तो क्या होगा, ये इंक्रीज हो गया है और Q की वैल्यू Kc पर जानी है तो क्या होगा, रिएक्टेंट इंक्रीज हो गया है, Q इंक्रीज होगा, Kc तक पहुंचेगा। और इंक्रीज कैसे हो सकता है, जब प्रोडक्ट बढ़े और रिएक्टेंट कम हो। कोई कोशेंट इंक्रीज, Q को इंक्रीज होना पड़ेगा ना, Q इंक्रीज होना पड़ेगा तभी तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, एट न्यू इक्विलिब्रियम पर Q इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। और Q इंक्रीज कैसे हो सकता है, जब प्रोडक्ट इंक्रीज करे और रिएक्टेंट कम हो, मतलब रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। प्रोडक्ट इंक्रीज करे और रिएक्टेंट कम हो, रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर कोई सॉलिड कंपाउंड है रिएक्शन में, CaCO3 सॉलिड, इससे बन रहा है CaO सॉलिड और प्लस CO2 गैस, इसका Kc कंसंट्रेशन ऑफ CO2 गैस होगा। अभी अगर इसके अमाउंट में हम चेंज करेंगे या इसके अमाउंट में चेंज करेंगे तो Kc की वैल्यू चेंज नहीं होगी, और जब Kc की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं। एक्चुअल में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है Kc की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए। जब हम कंसंट्रेशन में चेंज करते हैं तो हमारे इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाती है, Kc से कम या ज्यादा हो जाती है। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन की वैल्यू Kc से कम या ज्यादा हो जाती, तो फिर से इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को Kc की वैल्यू तक आने के लिए अपने इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करना होता है। यहां पर क्या है, अगर हम सॉलिड्स के अमाउंट में चेंज करेंगे तो सॉलिड यहां पर इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में नहीं है, सॉलिड का अमाउंट इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि सॉलिड इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में नहीं होते हैं। तो इन सॉलिड्स के अमाउंट को चेंज करने पर Kc की वैल्यू नहीं चेंज होगी, इसलिए इक्विलिब्रियम भी नहीं चेंज होगा। ऑन चेंजिंग अमाउंट ऑफ CaCO3 solid and CaO solid, value of Kc, value of equilibrium expression, does not change, does not change. Thus equilibrium does not shift, does not shift. इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन की वैल्यू नहीं चेंज होगी सॉलिड्स के अमाउंट को कम ज्यादा करने पर, इसलिए इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगा। और इक्विलिब्रियम हमारा इसलिए शिफ्ट होता है क्योंकि कंसंट्रेशन को चेंज करने पर इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाती है, और वो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन की वैल्यू न्यू इक्विलिब्रियम पर फिर से Kc के बराबर आने के लिए इक्विलिब्रियम को शिफ्ट होना पड़ता है। सेकंड है
effect of change in pressure in gaseous reaction. Gaseous reaction. Effect of change in pressure in gaseous reaction. गैसियस रिएक्शन में देखिए, एक गैसियस रिएक्शन हम लोग कंसीडर करते हैं नाइट्रोजन गैस प्लस थ्राइस हाइड्रोजन गैस। इससे फॉर्म हो रहा है ट्वाइस NH3 गैस। अभी हमें पता है फॉर गैस वॉल्यूम कांस्टेंट हो और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, देन PV इज इक्वल टू nRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन है। यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग एक तरफ ले लेंगे, RT अपॉन V, होल इज कांस्टेंट, तो यहां से P प्रोपोर्शनल टू मोल। कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर पर किसी भी गैस का प्रेशर उसके मोल के प्रोपोर्शनल होगा। और यहां पर हम टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर की बात कर रहे हैं, मतलब एक कंटेनर में यहां पर इक्विलिब्रियम पर तीनों गैसेस होंगी। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो उस इक्विलिब्रियम पर नाइट्रोजन भी होगी, हाइड्रोजन भी होगी और अमोनिया भी होगी। एट इक्विलिब्रियम की बात है, T इज इक्वल टू T0, ये टाइम है इक्विलिब्रियम का। T इज इक्वल टू T0 जब भी हम लिखते हैं इसका मतलब एट इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। तो यहां पर ये तीनों गैसेस होंगी और ये गैसेस आपस में रिएक्शन तो कर रही होंगी लेकिन अमाउंट कम ज्यादा नहीं करेंगी, इनका अमाउंट इक्विलिब्रियम पर कांस्टेंट हो जाएगा। अभी अगर इक्विलिब्रियम पर हम लोग प्रेशर चेंज करते हैं, सपोज हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं एट इक्विलिब्रियम, T इज इक्वल टू T0, इक्विलिब्रियम की बात है, T इज इक्वल टू T0। एट इक्विलिब्रियम अगर हम इफ प्रेशर इंक्रीजेस, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा? अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, ये बात क्या है? टोटल प्रेशर की बात है, टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर की बात है, पूरे इक्विलिब्रियम मिक्सचर के प्रेशर की बात है, उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टरबेंस का अपोज करेगा, प्रेशर को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। और प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए क्या होगा? मोल्स डिक्रीज होंगे, टोटल मोल्स डिक्रीज होंगे। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे देन टोटल मोल, टोटल इक्विलिब्रियम मोल्स डिक्रीजेस, डिक्रीज करेंगे। इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर गैसियस मॉलिक्यूल्स कम होंगे। इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर टोटल नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स आर लेस। यहां पर देखिए रिएक्टेंट में जो टोटल गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो 4 है। दीज आर 4 गैस मॉलिक्यूल्स, ये है 4 मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स हैं 4 इज इक्वल टू 4, और यहां पर गैस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2। अभी देखिए हमें टोटल इक्विलिब्रियम
मोल्स को डिक्रीज करना है, टोटल इक्विलिब्रियम मोल को डिक्रीज करना है, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, जिधर गैस मॉलिक्यूल्स कम होंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन शिफ्ट होगी। रिएक्शन will shift in that direction where gas molecule are less, गैस मॉलिक्यूल्स कम होंगे, रिएक्शन उधर शिफ्ट होगी जिधर गैस मॉलिक्यूल्स कम होंगे। हम लोगों ने देखा कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन शिफ्ट उधर करेगी जिधर गैस मॉलिक्यूल्स कम होंगी। रिएक्शन shifts in forward direction, हमारे इस एग्जांपल में फॉरवर्ड डायरेक्शन। हमारे इस एग्जांपल में गिवन एग्जांपल की बात है, इस एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं गिवन एग्जांपल में। इस गिवन एग्जांपल में रिएक्शन उधर शिफ्ट होगी जिधर गैस के मॉलिक्यूल्स कम होंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। क्यों? गैस के मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, और हमने किया क्या है, प्रेशर को इंक्रीज किया है। अगर हम लोग डेल्टा एन के टर्म में देखें तो डेल्टा एन क्या था, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन प्रोडक्ट, माइनस नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन रिएक्टेंट। देखिए यहां पर डेल्टा एन पॉजिटिव का मतलब है प्रोडक्ट के गैस मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। तो जब प्रोडक्ट के गैस मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, रिएक्टेंट के कम होंगे, और प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उधर शिफ्ट होती है जिधर गैस मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, रिएक्टेंट की साइड शिफ्ट होगी, मतलब रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन गोज टू बैकवर्ड डायरेक्शन, डेल्टा एन अगर निगेटिव होगा, डेल्टा एन निगेटिव होगा, डेल्टा एन निगेटिव का मतलब यह है रिएक्टेंट के गैसेस मॉलिक्यूल ज्यादा है और प्रोडक्ट के कम है। इसका मतलब रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, जिधर मॉलिक्यूल्स कम होंगे। प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, जिधर मॉलिक्यूल्स कम होंगे, और कम किधर है, प्रोडक्ट साइड में है। रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, डेल्टा एन अगर 0 होगा तब क्या होगा, आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो ना तो गैस के मॉलिक्यूल्स कम होंगे ना ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पर हमारे रिएक्शन की शिफ्टिंग नहीं हो सकती, वो किसी भी तरह से प्रेशर को कम नहीं कर सकता। भाई प्रेशर कैसे कम हो रहा है, जब रिएक्शन शिफ्ट हो रही है तो टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल कम ज्यादा हो रहा है। अभी प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर दे रहा है जिधर की टोटल नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल कम हो जाए, जिससे कि प्रेशर कम हो जाए। अभी रिएक्शन की शिफ्टिंग से टोटल नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए रिएक्शन शिफ्ट नहीं होगी। तो यहां पर शिफ्टिंग डज नॉट टेक प्लेस, नो चेंज,
कोई चेंज नहीं होगा। इफ वी डिक्रीज प्रेशर, इफ प्रेशर डिक्रीजेस, अगर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तब क्या होगा? टू इंक्रीज प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज प्रेशर, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन will shift in that direction which has more gas molecules. उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में गैस मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और जो हम डिस्टरबेंस कर रहे हैं उसका अपोज ही तो करेगा इक्विलिब्रियम। प्रेशर कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करेगा। बढ़ कैसे सकता है? जब गैस मॉलिक्यूल्स बढ़ जाए। तो अभी देखिए, अगर हम लोग देखें डेल्टा एन अगर हमारा पॉजिटिव होगा, डेल्टा एन पॉजिटिव होने का मतलब है कि प्रोडक्ट के गैस मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? प्रोडक्ट की साइड शिफ्ट होगा, मतलब फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। अगर डेल्टा एन नेगेटिव है तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? बैकवर्ड शिफ्ट होगा। शिफ्ट होगा। डेल्टा एन अगर 0 है, नो शिफ्टिंग। कोई भी शिफ्टिंग नहीं होगी। अंडरस्टैंड? थर्ड हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम इन gaseous reaction. Effect of change in volume in gaseous reaction. देखिए, for gases PV is equal to nRT. अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल कांस्टेंट हो जाता है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं देन क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब प्रेशर डिक्रीज होगा तो हम लोग जानते हैं इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर गैसेस मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन shifts in that direction having
more gaseous molecule, gaseous molecules. अगर वॉल्यूम को हम डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब है इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर गैसेस मॉलिक्यूल्स कम होंगे। अभी इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन हैविंग लेस गैसियस मॉलिक्यूल्स। हम लोग प्रेशर डिक्रीज होने का और प्रेशर इंक्रीज होने का इफेक्ट इसके पहले देख चुके हैं। तो प्रेशर डिक्रीज होने का जो इफेक्ट है वही इफेक्ट है वॉल्यूम इंक्रीज होने का, और प्रेशर इंक्रीज होने का जो इफेक्ट है वही इफेक्ट है वॉल्यूम डिक्रीज होने का। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, ट्वाइस HI गैस, इससे बन रहा है H2 गैस प्लस I2 गैस। इसमें रिएक्टेंट में 2 मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट में 2 मॉलिक्यूल्स। इसमें अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे नो इफेक्ट, क्योंकि जब गैसेस मॉलिक्यूल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में सेम होंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज करने पर प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर चेंज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह से वॉल्यूम जब डिक्रीज करेंगे देन नो इफेक्ट। दूसरा एग्जांपल है N2O4 गैस, इससे बन रहा है ट्वाइस NO2 गैस। इसमें जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे या फिर वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे, बात एक ही है। तो जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उधर शिफ्ट होगी जिधर गैसेस मॉलिक्यूल्स कम होंगे, रिएक्शन गोज टू बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड। सिमिलरली जब प्रेशर को डिक्रीज करेंगे इसका मतलब वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, देन रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट है फोर्थ, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस वो गैस होती है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। ऐसा जरूरी नहीं है कि इनर्ट गैस में केवल हम नॉर्मल गैसेस को ही कंसीडर करें। अगर हम किसी रिएक्शन में नाइट्रोजन गैस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और नाइट्रोजन गैस ना तो रिएक्टेंट से रिएक्ट कर रही है और ना ही प्रोडक्ट से, तो नाइट्रोजन को हम इनर्ट गैस लेंगे। इनर्ट गैस मतलब नॉन रिएक्टिंग गैस इन रिएक्शन। तो अगर हम इनर्ट गैस को रिएक्शन में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे देखिए क्या इफेक्ट होगा। इंट्रोड्यूस करने के तरीके हमारे पास दो हैं। इनर्ट गैस को हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या कांस्टेंट प्रेशर पर। तो देखिए पहले हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पर इंट्रोड्यूस करते हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम पर सपोज रिएक्शन है नाइट्रोजन गैस प्लस थ्राइस हाइड्रोजन गैस, इससे बन रहा है ट्वाइस NH3 गैस। और इसमें हमने एक इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस की है। यहां पर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, इसका मतलब नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया सभी के अमाउंट कांस्टेंट हो गए हैं। और यहां से हमने इंट्रोड्यूस किया है ए मोल हीलियम गैस।
हीलियम गैस, ये एट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम की बात है। अब जब ए मोल हीलियम गैस इंट्रोड्यूस करेंगे और वॉल्यूम इसका कांस्टेंट है, तो देखिए इसके केपी और केसी में कोई चेंज होगा या नहीं होगा। तो हम लोग केपी देखते हैं। केपी क्या होगा? केपी होता है प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम का स्क्वायर, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एट इक्विलिब्रियम, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम का क्यूब। जब हम ए मोल हीलियम को इंट्रोड्यूस करेंगे तो किसी का भी प्रेशर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि हमें पता है फॉर नाइट्रोजन गैस, फॉर N2 गैस, N2 गैस के लिए प्रेशर ऑफ N2 वॉल्यूम मोल ऑफ N2 RT। यहां पर प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू क्या होगा? मोल ऑफ N2 RT अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मोल नाइट्रोजन के चेंज नहीं हुए हैं, इसलिए प्रेशर भी चेंज नहीं होगा। अगर यहां पर नाइट्रोजन का प्रेशर नहीं चेंज होगा तो हाइड्रोजन और अमोनिया इनका भी प्रेशर चेंज नहीं होगा। ये क्या होगा? हीलियम के ऐड करने से इसके प्रेशर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हीलियम के ऐड होने से यहां पर ना तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ना ही वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ना ही गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये तो कभी चेंज नहीं हो सकता। नाइट्रोजन के मोल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसका प्रेशर ऐड होने के बाद और ऐड होने के पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन सेम होगा। तो यहां पर क्या है कि हम ये कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, partial pressure of hydrogen and partial pressure of ammonia do not change on adding inert gas at constant volume। इसका मतलब Kp does not change। Kp, इसका मतलब वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन of Kp does not change, चेंज नहीं करेगी। वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ Kp डज नॉट चेंज। यहां पर ऐड होने के पहले जो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी, इनर्ट गैस ऐड होने के बाद भी वही वैल्यू होगी। जब Kp के एक्सप्रेशन की वैल्यू नहीं चेंज करेगी तो इक्विलिब्रियम भी चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब equilibrium does not change, equilibrium does not change। does not change। equilibrium does not change, equilibrium change नहीं करता है। कांस्टेंट प्रेशर पर हम लोग देखते हैं at constant pressure, at constant pressure, at constant pressure इनर्ट गैस को अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर इंट्रोड्यूस करते हैं, देखिए एक एग्जांपल है नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस।
इससे अमोनिया फॉर्म हो रहा है और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है NH3 गैस, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। इक्विलिब्रियम पर इन सभी के अमाउंट कांस्टेंट हो जाएंगे, सभी के पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट हो जाएंगे। अब हमने क्या किया है, एट कांस्टेंट प्रेशर यहां पर एक मूवेबल पिस्टन लगाया है, ये पिस्टन मूव कर सकता है, इसका प्रेशर कांस्टेंट है, ये स्मूथ है, यहां पर ये मूव कर सकता है। यहां से हमने हीलियम गैस, ए मोल हीलियम गैस इंट्रोड्यूस की, हीलियम गैस इंट्रोड्यूस की। अभी देखिए यहां पर नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और अमोनिया है NH3, T = T0 इक्विलिब्रियम पर। यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट। जब आप हीलियम गैस इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये पिस्टन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ये स्मूथ पिस्टन है और स्मूथ पिस्टन होने की वजह से इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये अपने प्रेशर को मेंटेन करेगा। तो यहां पर देखिए क्या है, टोटल प्रेशर सपोज P टोटल है, P टोटल कांस्टेंट। यहां पर इनिशियली T = T0 इक्विलिब्रियम कंडीशन पे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, ये कितना था P टोटल। ऑन एडिंग हीलियम गैस, ऑन एडिंग हीलियम गैस, जब आप हीलियम गैस ऐड कर देंगे तो टोटल प्रेशर चेंज नहीं होगा, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ अमोनिया प्लस प्रेशर ऑफ हीलियम = P टोटल। अभी क्या है, पहले नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया इनका प्रेशर टोटल प्रेशर के इक्वल था। अभी जब हीलियम ऐड कर देंगे तो यहां पर इनके प्रेशर्स के साथ साथ हीलियम का प्रेशर भी मिलके P टोटल के इक्वल होगा। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2। इससे देखिए यहां पर इसकी वैल्यू, भाई P टोटल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, P टोटल की जगह ये लिख सकते हैं। तो यहां बाय इक्वेशन 1 PN2 डैश प्लस PH2 डैश प्लस PNH3 डैश प्लस P हीलियम = P नाइट्रोजन प्लस P हाइड्रोजन प्लस P अमोनिया NH3। अभी अगर हम देखें तो ये टोटल प्रेशर, इक्विलिब्रियम मिक्सचर का टोटल प्रेशर आफ्टर एडिंग हीलियम गैस डिक्रीज कर जाएगा। ये चीज इससे दिस इज लेस देन दिस, मतलब प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ अमोनिया NH3 is less than pressure of nitrogen plus pressure of hydrogen plus pressure of ammonia। ये चीज कम हो गई है ना। देखिए हीलियम को हमने हटा दिया है, इसका मतलब कुछ चीज कम कर दी है, तो ये इससे छोटा हो जाएगा। अभी इक्विलिब्रियम मिक्सचर का प्रेशर डिक्रीज कर गया है आफ्टर एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर जब इनर्ट गैस हमने ऐड की तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर का प्रेशर डिक्रीज कर गया है। प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर डिक्रीजेस, टोटल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर डिक्रीजेस। प्रेशर क्या हुआ है, प्रेशर डिक्रीज कर गया है, किसका, इक्विलिब्रियम मिक्सचर का, गैसियस मिक्सचर का, रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर का प्रेशर डिक्रीज कर गया है।
pressure of reacting gaseous mixture decreases. Pressure of gaseous mixture decreases. इसको हम P टोटल डैश बोल सकते हैं. P टोटल डैश क्या है? इस पूरे प्रेशर को हम P टोटल डैश बोल रहे हैं. P टोटल डैश जो है वो डिक्रीज कर गया है. अभी P टोटल डैश डिक्रीज कर गया है, इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी? जब टोटल प्रेशर गैसियस मिक्सचर का डिक्रीज कर जाता है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर का डिक्रीज कर जाता है, तो रिएक्शन उधर शिफ्ट होती है जिधर गैसियस मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं. रिएक्शन शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर गैसियस मोल इज मोर. शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन having more gaseous molecules. यहां पर देखिए, इसमें गैसेस मॉलिक्यूल 4 हैं और इसमें 2 हैं. किधर शिफ्ट होगी? जिधर गैसेस मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे. मतलब अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है तो इसका मतलब किधर ज्यादा है? प्रोडक्ट के गैसेस मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो शिफ्ट होगी प्रोडक्ट साइड, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा. अगर डेल्टा एन नेगेटिव है देन बैकवर्ड शिफ्ट. अगर डेल्टा एन 0 है, नो शिफ्ट. फिर से देखिए, अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है, डेल्टा एन पॉजिटिव होने का मतलब प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल ज्यादा, रिएक्शन उधर शिफ्ट हो रही है जिधर गैसेस मॉलिक्यूल ज्यादा है. तो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल ज्यादा है तो इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, प्रोडक्ट की साइड शिफ्ट होगी. और अगर डेल्टा एन नेगेटिव है तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा है, रिएक्टेंट साइड शिफ्ट होगी, बैकवर्ड शिफ्ट होगी. और अगर डेल्टा एन 0 है तो कोई शिफ्टिंग नहीं होगी. फिर से एक बार देखिए, कांस्टेंट प्रेशर पर जब हम इनर्ट गैस को इंट्रोड्यूस करेंगे एट इक्विलिब्रियम, कांस्टेंट प्रेशर पर जब हम इनर्ट गैस को इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा? प्रेशर इनर्ट गैस को इंट्रोड्यूस करने पर ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा, प्रेशर इसका जितना पहले था उतना रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. तो हमें पता है कि पहले T=T0 पर टोटल प्रेशर क्या था? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया के प्रेशर के सम के बराबर था. अभी इनर्ट गैस हमने हीलियम गैस ऐड कर दी तो टोटल प्रेशर क्या हो गया? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया और हीलियम का प्रेशर मिलके टोटल प्रेशर होगा. अभी यहां पर P टोटल की जगह हम इसे पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि जस्ट आफ्टर एडिंग इनर्ट गैस, pressure of nitrogen, hydrogen and ammonia is less than initial pressure of nitrogen, hydrogen and ammonia. तो यहां पर प्रेशर जो है हमारा, जो रिएक्शन मिक्सचर का प्रेशर था वो डिक्रीज कर गया. Pt डैश ऑफ गैसेस मिक्सचर डिक्रीज कर जाएगा. तो इस प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए क्या होगा? जब ये डिक्रीज कर जाएगा तो इसको इंक्रीज करने के लिए हमारे रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिधर गैसियस मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे. अभी डेल्टा एन पॉजिटिव है, डेल्टा एन पॉजिटिव का मतलब प्रोडक्ट में गैसियस मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, प्रोडक्ट के गैसियस मॉलिक्यूल माइनस रिएक्टेंट गैसियस मॉलिक्यूल होता है, इसलिए रिएक्शन प्रोडक्ट साइड शिफ्ट होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी. डेल्टा एन नेगेटिव होगा तो रिएक्शन रिएक्टेंट साइड शिफ्ट होगी क्योंकि रिएक्टेंट के गैसेस मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे. डेल्टा एन 0 होगा, नो शिफ्टिंग. ये हमारा इफेक्ट था इनर्ट गैस का इफेक्ट इक्विलिब्रियम पर. एप्लीकेशन ऑफ ली-चैटेल प्रिंसिपल इन प्रैक्टिकल इक्विलिब्रियम्स. कुछ प्रैक्टिकल इक्विलिब्रियम्स के एग्जांपल हम लोग देखेंगे.
उसमें ली चैटलियर प्रिंसिपल का एप्लीकेशन देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। देखिए वेपर प्रेशर क्या होता है। जब हम किसी लिक्विड को ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं, अभी किसी लिक्विड को हम ओपन एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो क्या होगा। ये लिक्विड है, इसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करेंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड हर डायरेक्शन में रैंडमली मूव करेंगे। मूव करते हुए ये मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करेंगे। अंदर का जो मॉलिक्यूल होगा उस पर नेट फोर्स 0 होगा, एफ नेट 0 होगा, क्योंकि किसी मॉलिक्यूल में आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ से कोलिजन होंगे। जब हर तरफ से कोलिजन होंगे तो नेट फोर्स वहां पर 0 होगा। अभी जो मॉलिक्यूल सरफेस पर है, इस मॉलिक्यूल में केवल नीचे ही लिक्विड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसलिए नीचे से मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे। एक अपवर्ड डायरेक्शन में एफ अप प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर ये एफ अप ग्रेटर देन एफ कोहेसिव है, कोहेसिव फोर्स से ज्यादा है, तो ये मॉलिक्यूल्स कहां चले जाएंगे। ये मॉलिक्यूल लिक्विड सरफेस को छोड़ के एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे। लेकिन एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन मॉलिक्यूल्स को ज्यादा दूर नहीं जाने देगा, बल्कि वो लिक्विड सरफेस और एटमॉस्फेयर के बीच में इन मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट कर लेगा। ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं वेपर। ये वेपर मॉलिक्यूल्स लिक्विड सरफेस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, इस प्रेशर को हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। ये जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, दिस प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। ये जो वेपर मॉलिक्यूल कलेक्ट हो गए हैं लिक्विड सरफेस के ऊपर, ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इसको बोलेंगे वेपर प्रेशर। पीवी इज नोन एज वेपर प्रेशर। This phenomena is known as evaporization. Evaporization हर टेम्परेचर पर होता है, ये T केल्विन पर है। हर टेम्परेचर पर evaporization होता है। वेपर प्रेशर PV डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। It is also known as aqueous tension. PV also known as aqueous tension. It is also known as aqueous tension. अभी देखिए H2O लिक्विड ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, H2O वेपर में। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा वेपराइजेशन होगा, हमेशा एवापोरेशन होगा, वेपर में कन्वर्जन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या होगा, पहले एवापोरेशन होगा, वेपर में कन्वर्जन होगा। जैसे जैसे यहां वेपर कलेक्ट होगी वो मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करेंगे। जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी वो क्या करेंगे, फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में कंडेंस हो जाएंगे। तो यहां पर दो फिनोमिना साइमल्टेनियसली, एक तो एवापोरेशन और दूसरा कंडेंसेशन साइमल्टेनियसली होगा। एवापोरेशन से लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होंगे और कंडेंसेशन से वेपर मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब एवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों सेम रेट से हो रहे होंगे, उस समय लिक्विड
और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और ये इक्विलिब्रियम आने के बाद वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब at certain temperature vapor pressure is constant. At certain temperature vapor pressure constant होगा। at 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 24 mm ऑफ Hg, ये कांस्टेंट होगा। यहां पर वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली टेम्परेचर, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन प्रेशर और कंसंट्रेशन। यहां पर देखिए इसका Kp क्या होगा, Kp होगा प्रेशर ऑफ H2O वेपर। इसका मतलब ये कांस्टेंट होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तो ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये कांस्टेंट होगा। अभी Kp डिपेंड्स ओनली टेम्परेचर, ओनली टेम्परेचर। thus vapor pressure also depends only टेम्परेचर, केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन चेंज करने से या फिर प्रेशर चेंज करने से वेपर प्रेशर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर और कंसंट्रेशन चेंज करने से चेंज नहीं होगा। दूसरा, बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर, देखिए बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो टेम्परेचर है जिस पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। बॉइलिंग पॉइंट at this temperature, at TB, vapor pressure is equal to external pressure or atmospheric pressure, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होगा, जिस रेट से वेपराइजेशन हो रहा होगा, वेपर फॉर्मेशन हो रहा होगा, उसी रेट से वेपर का कंडेंसेशन हो रहा होगा। इस केस में क्या होगा, लिक्विड और उसकी वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम होगा। मतलब H2O लिक्विड और उसके वेपर के बीच में H2O वेपर में इक्विलिब्रियम होगा। यहां पर बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होगा, एट बॉइलिंग पॉइंट at boiling point liquid and vapor stabilize equilibrium. Liquid and
its vapor stabilize equilibrium। ऐसा तो हम लोगों ने दूसरे केसेस में दूसरे टेम्परेचर्स पर भी देखा था, लेकिन इस बॉइलिंग पॉइंट पर खास बात है भाई, किसी भी टेम्परेचर पर लिक्विड और उसकी वेपर में इक्विलिब्रियम होता है। अभी हम लोगों ने वेपर प्रेशर के केस में ये इक्विलिब्रियम देखा था। फिर बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है, यहां भी तो लिक्विड और उसकी वेपर इक्विलिब्रियम में है, लेकिन यहां पर एक खास बात और है, ये बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। तो यहां पर वेपर प्रेशर कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ही वेपर प्रेशर होगा। देखिए, एट बॉइलिंग पॉइंट at boiling point liquid and its vapor are in equilibrium। वेपर और उसका लिक्विड इक्विलिब्रियम में होंगे, और खास बात क्या होगी इस केस में, वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा, यहां पर केवल डिफरेंस इतना है, वैसे ये लिक्विड और उसकी वेपर के साथ में हर टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन इस टेम्परेचर पर जब इक्विलिब्रियम होगा तो क्या होगा, वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो वेपर है ये एस्केप करके, लिक्विड सरफेस से एस्केप करके एटमॉस्फेयर में जाने लगेगी, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। इसके बाद आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, जो भी आप हीट देंगे वो सारी की सारी स्टेट चेंज में कंज्यूम होगी। अगर हम यहां पर प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, अगर एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करेंगे, तो एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, हमारा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर से गिवन बॉइलिंग पॉइंट पर। तो हमें एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर करने के लिए उसे और हीट करना पड़ेगा, मतलब क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि गिवन बॉइलिंग पॉइंट पर हमारा वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर है। अभी हमने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया, तो हमें अपने वेपर प्रेशर को बढ़े हुए एक्सटर्नल प्रेशर तक लाने के लिए और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। इसका मतलब हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ डायमंड, डायमंड देखिए, हीट हम लोग देते हैं ग्रेफाइट और उससे डायमंड बनता है। हाई टेम्परेचर पर जो जमीन के नीचे दबा हुआ ग्रेफाइट है वही डायमंड में कन्वर्ट होता है। तो यहां पर हीट देने पर ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट हो रहा है। अभी देखिए इसकी लो डेंसिटी है, लो डेंसिटी,
डेंसिटी लो है, इसका मतलब वॉल्यूम हाई होगा, वॉल्यूम हाई है, वॉल्यूम हाई, और यहां पर हाई डेंसिटी है, लो वॉल्यूम, वॉल्यूम। देखिए देखिए जब आप हीट इंक्रीज करेंगे, हीट देंगे, हीट इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड। और जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, प्रेशर इंक्रीज करने पर रिएक्शन लो वॉल्यूम की ओर जाती है। क्यों लो वॉल्यूम की ओर जाती है, क्योंकि सब्सटेंस का वॉल्यूम जब कम हो जाएगा तो फ्री स्पेस ज्यादा हो जाएगा, फ्री स्पेस ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और हमारा ली चटेले प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम प्रेशर को कम करने की कोशिश, प्रेशर को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, वैकेंट स्पेस के वॉल्यूम को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। प्रेशर डिक्रीज तभी होगा जब वैकेंट स्पेस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो यहां पर क्या है कि जहां पर लो वॉल्यूम होगा हमारे सब्सटेंस का, उधर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, इसका मतलब इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉर्मेशन ऑफ डायमंड, formation of diamond is favorable at high temperature and high pressure. Formation of diamond is favorable at high temperature and high pressure. Formation of ammonia, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, इससे अमोनिया फॉर्म हो रहा है, ट्वाइस NH3 गैस, 24.5 किलो कैलोरी पर मोल एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, और हमें तो अमोनिया के फॉर्मेशन की फेवरेबल कंडीशंस देखनी है। तो जब टेम्परेचर हम लोग डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड जाएगी। अब देखिए इधर गैसेस मॉलिक्यूल 4 है, इधर गैसेस मॉलिक्यूल 2 है। तो गैसेस मॉलिक्यूल कम कब होंगे, जब प्रेशर बढ़ाएंगे, तो प्रेशर को कम करने के लिए गैसेस मॉलिक्यूल कम होंगे। तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया NH3 is favorable at low temperature and high pressure. लेकिन बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पर ये रिएक्शन रुक जाती है, इसीलिए हम बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर इस रिएक्शन का नहीं कर पाते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस आइस
मेल्ट करती है वाटर में। इसमें हीट हमें देनी पड़ती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट देने पर आइस वाटर में मेल्ट करेगी। यहां पर इसकी डेंसिटी लो होती है, लो डेंसिटी। आइस सॉलिड है फिर भी उसकी लिक्विड वाटर से डेंसिटी लो होती है। उसका रीजन है आइस में 4 वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से केस लाइक कैविटी बनाते हैं, जिसकी वजह से वैकेंट स्पेस प्रोड्यूस हो जाता है और डेंसिटी लो हो जाती है। डेंसिटी लो होने की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम हाई होगा, वॉल्यूम हाई होगा। यहां पर हाई डेंसिटी और वॉल्यूम लो होगा। टेम्परेचर हाई करने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी और प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, लो वॉल्यूम की ओर रिएक्शन अप्रोच करेगी, फॉरवर्ड जाएगी। इट मीन्स melting of ice is favorable at high temperature and high pressure। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर आइस की मेल्टिंग फेवरेबल